मेरा नाम रानी है और मैं वो लड़की हूँ जो बहुत ज़्यादा मिन्नतों और मुरादों से पैदा हुई थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की पैदाइश बहुत ही कम होती थी, ज़्यादातर लड़के ही पैदा होते थे। इसलिए हमारे ख़ानदान में लड़कियों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी। और मैं जब पैदा हुई तो मेरी पैदाइश पर पूरे ख़ानदान में मिठाई बांटी गई थी। मैं 6 बेटों के बाद पैदा होने वाली बेटी थी, तो मुझे सब सराहों पर बिठाकर रखते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरा नाम रानी रखा गया और मुझे रानियों की तरह ही ट्रीट किया जाता था। मेरे सारे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा सभी मुझसे प्यार करते थे। इसे भगवान की लीला ही कहेंगे कि हम 7 बहन भाई थे, 6 मेरे भाई और 1 मैं। जबकि मेरे चाचा चाची के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, वो अभी तक निसंतान थे। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने चाचा और चाची से कहा भी था कि हमारा कोई एक बेटा तुम गोद ले लो, लेकिन चाचा तो मान जाते, लेकिन चाची नहीं मानी थी। उन्हें अपनी ही औलाद चाहिए थी। वो इंतजार करती रहीं, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। अब चाचा और चाची ने मान लिया था कि उनके आंगन में अब कोई फूल नहीं खिलने वाला, लेकिन चाची ने फिर भी मेरा कोई भाई गोद लेने के बारे में नहीं कहा। उल्टा वो अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद लेने के बारे में सोचने लगी थी। हालांकि चाचा इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो किसी और के बच्चे को पालना नहीं चाहते थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मैं घर भर की लाडली हुआ करती थी। उस समय तो चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थीं। और फिर उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। चाची की बहन अपने 2 बच्चों को चाची के पास छोड़कर अपने पति के साथ कहीं शादी में गई हुई थीं। लेकिन आते टाइम उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मौके पर ही खत्म हो गए। इस तरह दोनों बच्चे चाची के पास रह गए। चाची ने अपने बहन के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। चाची के बहन के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम सोनिया और लड़के का नाम अर्नब था। अर्नब बड़ा था, उस समय 8 साल का था। सोनिया छोटी थी, सिर्फ 1 साल की थी। मुझे वो छोटी सी गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन चाची मुझे सोनिया के पास बिल्कुल भी नहीं आने देती थीं। मेरा जी चाहता कि मैं सोनिया के साथ खेलूं, लेकिन चाची हर समय सोनिया को मुझसे बचाकर रखती थीं। अब सोनिया भी घर भर की लाडली हो गई थी। एक तो बिन माँ बाप की बच्ची थी, ऊपर से लड़की थी, और हमारे घर में तो लड़कियों की अहमियत वैसे भी ज़्यादा थी। क्योंकि मैं घर की पहली बेटी और सगी बेटी थी, इसलिए मुझसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती थी। और चाची को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पहले तो चाची भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं, लेकिन भला अपनी बहन के बच्चों के आगे वो मुझे अपना कैसे मान सकती थीं। चाची हर वक्त चाचा से यही गिला करती रहती कि तुम अपनी भतीजी को ज़्यादा प्यार करते हो। सोनिया भी मेरी बहन की बेटी है, मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारी है। तुम सोनिया से उतना प्यार नहीं करते जितना कि रानी से करते हो। धीरे धीरे सोनिया के दिमाग में भी यही बातें बैठती चली गई थीं और वो मुझसे दूर होती चली गई। मुझे सोनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, छोटी सी मासूम सी गुड़िया, लेकिन वो मुझे देखकर मुंह बना लिया करती थी, जो कि सब चाची की मेहरबानियां थीं। मेरे भाई तो बहुत थे, लेकिन सोनिया की सूरत में मुझे एक बहन नजर आती थी, इसलिए मुझे सोनिया बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन चाची उसे मेरे पास नहीं आने दिया करती थीं, और इस तरह सोनिया मुझसे दूर होती चली गई। हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हमें स्कूलों में दाखिला करवा दिया गया। मैं स्कूल में भी सोनिया का ख्याल रखने की कोशिश करती थी और सबको बताती कि वो मेरी बहन है। लेकिन सोनिया के मिजाज मुझसे बहुत ही अलग थे। धीरे धीरे मैं भी सोनिया से दूरी बनानी शुरू कर चुकी थी, और एक समय ऐसा आया कि मेरी और सोनिया की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हर समय लड़ाई झगड़ा मारपीट हम दोनों के बीच चलता रहता था, जिसका नतीजा ये निकला कि अब हमारी लड़ाइयों की वजह से बड़ों के बीच में भी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थीं। सोनिया चाची और चाचा को ही अपने माँ बाप समझती थी, क्योंकि सोनिया के माँ बाप इस दुनिया से गए थे। उस समय ये बात सोनिया को नहीं बताई गई थी कि ये सोनिया के सगे माँ बाप नहीं हैं। सोनिया दिन पर दिन बहुत ही बदतमीज होती जा रही थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, मेरे सर पर कांच का गिलास दे मारा, मेरे सर से खून बहने लगा। गुस्से में आकर मेरे भाई ने सोनिया के गाल पर थप्पड़ दे मारा। इसी बात पर घर के बड़ों के बीच खूब झगड़ा हुआ था, और फिर हल ये निकला कि दोनों घरों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। रिश्तों में बंटवारा हो गया था। अब चाची अपने अलग पोर्शन में और हम लोग अपने अलग पोर्शन में रहने लगे थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया और हम लोग बड़े होते चले गए। मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो मम्मी पापा का अचानक ही देहांत हो गया। मम्मी पापा दोनों ही वैष्णो देवी जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। बहुत दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद दोनों ही इस दुनिया से चले गए। मम्मी पापा की मौत के बाद मैं काफ़ी दिनों तक सदमे में रही थी, और उस समय भी सोनिया ने आकर मुझे चिढ़ाया ही था। मेरी हिम्मत नहीं बंधाई थी। वो हमेशा से ही मेरी दुश्मन रही थी। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरे भाइयों ने मुझे बहुत संभाला था। अगर भाई ना होते तो शायद मैं भी मम्मी पापा के साथ इस दुनिया से चली जाती। मम्मी पापा की मौत के जब सदमे से बाहर आई तो मैंने एक बार फिर से
अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। मेरे भाई भी जवान हो चुके थे और उन्होंने अपनी अपनी पसंद से शादियां कर लीं और अलग अलग घर बनाकर रहने लगे। सिर्फ वो छोटा भाई कार्तिक था जिसने अभी तक शादी नहीं की थी और मैं उसी के साथ रहती थी। मेरे सब भाई मुझसे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन मैं छोटे भाई के साथ ही रहती थी, क्योंकि दूसरा मेरी भाभीियों के मिजाज भी थोड़े मेरे मिजाज से अलग थे। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह मेरे और सोनिया के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और इसका नतीजा ये निकला था कि दोनों घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी, तो मेरे और भाभीियों के बीच भी लड़ाई हो और फिर मुझे अपने भाइयों से दूर होना पड़े। तो इसीलिए दूर रहकर ही मैं रिश्तों की लाज रखना चाहती थी। मैंने काफ़ी बार अपने छोटे भाई कार्तिक को भी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वो कहता कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा छोटा भाई कार्तिक बहुत ही ज़्यादा लायक और होनहार लड़का था। एसएस के एग्ज़ाम पास करके वो जैसे ही अफसर लगा तो हर जानने वाले की नज़र कार्तिक की तरफ उठने लगी थी। हर कोई अपनी बेटी की शादी कार्तिक के साथ करवाना चाहता था। ना जाने कितने जानने वालों के रिश्ते अब कार्तिक के लिए आने लगे थे, लेकिन कार्तिक अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भाई पहले मेरी शादी करना चाहता था, उसके बाद ही अपने लिए कुछ सोचना चाहता था। बड़े भाइयों ने भी कार्तिक को बहुत समझाया कि रानी की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठा लेंगे, अब तुम भी शादी कर लो। लेकिन कार्तिक ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, जब तक कि रानी का घर नहीं बस जाता। चाची, जिन्होंने कभी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, अब वो अचानक ही हम पर बहुत मेहरबान हो गई थीं। और वो सोनिया, जो आज तक मुझे भाव नहीं देती थी, अब मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी। उसके बोलने का अंदाज ही बदल गया था, शब्दों में मिठास घुल गई थी और मैं कारण जानती थी। सोनिया मेरे भाई कार्तिक से शादी का सपना सजाने लगी थी। सोनिया चाहती थी कि कार्तिक भाई उसे शादी कर लें, और भला इतने लायक और होनहार लड़के से कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। चाची को जब ये बात पता चली कि कार्तिक पहले मेरी शादी करवाना चाहता है, उसके बाद ही अपने लिए कुछ सोचना चाहता है, तो चाची ने फौरन से सोनिया के भाई अर्नब का रिश्ता मेरे लिए पेश कर दिया। अर्नब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और अपनी एक कपड़े की दुकान चलाता था। पैसा खूब कमा रहा था, लेकिन देखने का भी बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, स्मार्ट था। हालांकि मेरी सोनिया और चाची से ज़्यादा नहीं बनती थी, इसलिए मेरे भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। और इसीलिए भी वो ये शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सारे बच्चे आपस में एक ही घर में पले बड़े थे, फिर इस रिश्ते की तुक नहीं बनती थी। लेकिन चाची जिद पर आ गईं कि भले ही बच्चे साथ पले बड़े हैं, लेकिन आपस में इनका ऐसा कोई सगा रिश्ता नहीं है, तो बच्चों की आपस में शादी की जा सकती है। चाची हाथ धोकर पीछे पड़ गई थीं। वो आए दिन मेरे लिए अर्नब का रिश्ता लेकर पहुंच जाया करती थीं। उन्होंने मेरे भाइयों से अपने पिछले व्यवहार की माफ़ी भी मांग ली थी और रिश्तों को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया था। भाई चाची की चापलूस बातों में आ गए और उन्होंने अर्नब के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरे लिए तो मेरे भाइयों की मर्जी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैं भी चुप हो गई और यूँ मेरी मंगनी अर्नब से हो गई। हमारी मंगनी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारी मंगनी को अब 2 साल का समय भी होने वाला था कि एक दिन चाची ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अर्नब और रानी की शादी तभी होगी जब कार्तिक और सोनिया की शादी होगी। ये सब सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोनिया से कार्तिक भाई की शादी होगी। कार्तिक भाई ने जब साफ शब्दों में सोनिया से शादी करने के लिए मना कर दिया, तो चाची अपने असली रंग में आ गई थीं और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सोनिया और कार्तिक की शादी नहीं हुई तो फिर अर्नब और रानी की शादी भी नहीं होगी। मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मेरी और अर्नब की मंगनी को 2 साल गुजर चुके थे और इन 2 सालों में मैं अर्नब से काफ़ी अटैच हो गई थी। मेरा दिल अर्नब को पति के रूप में स्वीकार कर चुका था। अर्नब के नाम से ही अब धड़कता था। मैंने अर्नब को अपनी मासी के सामने बोलने को कहा कि कम से कम तुम अपनी मासी के सामने ये तो कहो कि मैंने रानी से ही शादी करनी है। आखिर हमारी मंगनी को 2 साल हो गए हैं, मैं ये मंगनी तोड़ नहीं सकता। लेकिन अर्नब ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। उसने कहा कि मासी ने मुझे माँ बनकर पाला है, वो मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। और यूँ मेरी और अर्नब की मंगनी ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों ने मेरी उदासी देखते हुए चाची के हाथ पैर बहुत जोड़े, लेकिन चाची किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं थीं। और फिर कार्तिक भाई ने मेरे लिए कुर्बानी देने का सोच लिया। कार्तिक भाई ने सोनिया से शादी के लिए हाँ कर दी और उनके लिए मेरी खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वो जान चुके थे कि मेरी खुशी अर्नब के साथ है। कार्तिक भाई ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और एक नापसंदीदा लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन उस समय मैं खुदगर्ज हो चुकी थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने भाई के बारे में नहीं सोचा। मैं इसी बात पर खुश थी कि मुझे अर्नब मिल रहा था तो मेरी ज़िंदगी अच्छी और सुकून से गुजरने वाली है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा
कि एक नापसंदीदा लड़की के साथ भाई अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। जब चाची तक कार्तिक भाई का फैसला पहुंचाया गया तो चाची बहुत ज़्यादा खुश हो गई थीं और उन्होंने फौरन से दोबारा से रिश्ते जोड़ दिए। मेरी और अर्नब और इधर कार्तिक भाई और सोनिया की शादी की तैयारियां होने लगीं। और फिर वो दिन भी आया जब मुझे अर्नब के नाम की मेहंदी लगी और मैं दुल्हन बनकर अर्नब के घर विदा होकर आ गई थी। शादी के शुरू दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरे थे, लेकिन फिर चाची के साथ रहना कोई जंग से कम नहीं था। चाची हर बात में कमी निकालती, बात बात पर लड़ना शुरू कर देती। मैंने कभी अपने भाइयों के घर उठकर पानी तक नहीं पिया था। अब मैं अपने ससुराल में सारे काम करने लगी थी और बदले में फिर भी मुझे चाची की बातें सुनने को मिलती थीं। मैंने एक दो बार अर्नब से जब चाची की शिकायत की तो बदले में मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि दोबारा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए अब चाची की शिकायत अपने पति से नहीं करनी है, वरना मैं अर्नब की नज़रों में अपना वो स्थान नहीं बना पाऊंगी जो मैं बनाना चाहती हूँ। कभी कभी मैं कार्तिक भाई से मिलने उनके घर जाती तो उनके चेहरे पर फैली उदासी और मायूसी को देखकर मुझे अपना दिल कटता हुआ महसूस होता था। मैंने अपनी खुशी के लिए उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और ख़ुद भी मुझे खुशी के 2 पल नहीं मिले थे। अर्नब अजीब सा लड़का था जो मुझसे मोहब्बत तो करता था, लेकिन अपनी मासी के आगे मेरे लिए कुछ भी बोलने से डरता था। वो मुझे सबके सामने वो इज्जत नहीं दिला सकता था जिसकी मैं हकदार थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और वहाँ कार्तिक भाई मेरे लिए सोनिया को झेल रहे थे ताकि उनकी बहन खुश रहे, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि उनकी बहन खुश बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबके सामने यही जाहिर करती थी कि जैसे मैं अर्नब के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मुझे अब तक एक पल की भी खुशी नहीं मिली थी। चाची मुझे नौकरानियों की तरह ट्रीट करती थीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी बात बताकर रिश्तों में कड़वाहट पैदा करूं, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ झेल रही थी। लेकिन उधर कार्तिक भाई भी सोनिया को किसी न किसी तरह झेल रहे थे। लेकिन कार्तिक भाई कब तक सोनिया की हरकतों को बर्दाश्त करते। सोनिया की हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं। चाची ने हमेशा से उसे बहुत ज़्यादा सर चढ़ा रखा था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो गलत रास्ते की तरफ निकल गई थी और शादी के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं थी। मैं और सोनिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ भी उसके इश्क के जो जो चर्चे फैले थे, मैं उन सब की गवाह थी। और उसके बावजूद भी मैंने अपने भाई की शादी सोनिया जैसी लड़की से हो जाने दी। ये मेरी खुदगर्जी थी। भाई ने एक दिन जब सोनिया को रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया तो फिर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर भी घर भिजवा दिए। भाई उसकी सब बदतमीजियां बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन एक चरित्रहीन औरत को अपनी ज़िंदगी में हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इधर सोनिया तलाक लेकर घर आई तो एक नया तमाशा घर में बन गया। चाची तो हाथ उठा उठा कर मेरे कार्तिक भाई को बददुआ दे रही थीं। और फिर जब अर्नब घर आया तो चाची ने अर्नब को कहा कि इस लड़की को भी तलाक देकर घर से निकाल दे। मैंने चाची के पैर पकड़ लिए कि ऐसा ना करें, इसमें मेरा क्या दोष है, लेकिन चाची ने मेरी एक न सुनी और अर्नब को कहा कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा न दें, मैं बेकसूर हूँ। मैं अपने रिश्ते को आखिरी हद तक निभाने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने भाई को भी मजबूर किया था कि वो सोनिया से शादी करें और उसके साथ निभाएं, लेकिन सोनिया की ही गलती थी और उसी की वजह से उसे तलाक हुई है। लेकिन चाची अपनी सोनिया की गलती मानने को तैयार नहीं थी। उनकी एक ही डर थी कि सोनिया की तलाक हुई है तो फिर भला तुम इस घर में बहू बन के कैसे रह सकती हो। उन्होंने अर्नब से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इसको भी घर से निकाल दे। और फिर अर्नब तो था ही अपनी मासी का चमचा। अगर उसकी मासी दिन को रात कहती कि दिन को रात कहो तो वो दिन को रात ही कहता था। वो भले ही मुझसे कितनी भी मोहब्बत करता हो, लेकिन अपनी मासी के आगे कुछ भी नहीं बोलता था। सो अर्नब ने भी मुझे घर से निकाल दिया और कुछ ही दिनों में तलाक भी दे दी। मैं रोती पीटती अपने घर आई तो कार्तिक भाई मुझे देखकर रोने लगे। हम दोनों भाई बहन की जिंदगी चाची ने बर्बाद कर दी थी। मम्मी पापा के मरने के बाद ये दूसरा सदमा था जो मुझ पर काफ़ी दिनों तक रहा और जिससे निकलने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मेरा दिमाग अभी तक शौक में था कि मैंने एक ऐसे इंसान की खातिर अपने भाई की ज़िंदगी नरक में झोंक दी जो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। कार्तिक भाई को तो सोनिया से कभी दिली मोहब्बत ही नहीं थी। वो तो शौक से जल्दी ही बाहर निकल आए थे, लेकिन अर्नब के साथ मैंने काफ़ी समय गुजारा था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन भाइयों की मोहब्बत और उनके देखभाल ने मुझे जल्दी ही ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया था। मैंने ज़िंदगी को एक बार फिर से जीना शुरू कर दिया और ख़ुद को बिजी रखने के लिए मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया। मैं सुबह घर के काम काज ख़त्म करने के बाद सिलाई सेंटर चली जाती और शाम को भाई आते हुए मुझे अपने साथ ले आते थे और यूँ ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे। और फिर ऑफिस में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम अनीता था। अनीता हमेशा से चुपचाप और अपने काम में मगन रहती थी, किसी से बहुत ही कम बात किया करती थी।
लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर पता चलता था कि उसकी आंखों में कितना दर्द भरा हुआ है। थोड़े ही दिनों में मेरी अनीता से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अनीता ने बताया कि वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अनीता की जिंदगी भी एक अजीब सी ही थी जिसे उसकी सारी जिंदगी को उलझाए रखा था। अनीता ने बताया कि वो एक बहुत बड़े खानदान में पैदा हुई थी जहां उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके दादा दादी, चाचा चाची, ताई जी और ताऊ जी सब रहते थे और उनके बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे। ये एक खुशहाल खानदान ही था। लेकिन तभी वहां अनीता का जन्म हुआ। अनीता घर की सबसे छोटी लड़की थी और अनीता से पहले भी घर में यही कोई 10-15 बच्चे मौजूद थे। अनीता तन्हाई का शिकार हो गई और इसी माहौल में बड़ी होती चली गई। कोई भी अनीता पर ध्यान नहीं देता था। वो घर वालों का ध्यान अपनी तरफ तब कर पाई जब उसने अपनी जबान से कुछ ऐसे शब्द निकाले जो कुछ ही मिनट बाद पूरे हो जाते थे। अनीता ने बताया, क्योंकि मैं तन्हाई का शिकार थी इसलिए ज़्यादातर खामोशी रहती थी। लेकिन एक दिन मेरी चाची ने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर अनीता ने उनको हाथ टूटने की बात कह दी और फिर पोंछा लगाते हुए अनीता की चाची का पैर फिसला और उनका हाथ टूट गया। घर वालों ने अनीता को काली जुबान का कहना शुरू कर दिया और हद तो उस दिन हुई जब अनीता के चाचा प्लेन से दूसरे देश जा रहे थे। अनीता ने खराब मौसम की वजह से उन्हें जाने से मना किया कि अभी मत जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन अनीता की बात को किसी ने न माना और अनीता के चाचा चले गए। लेकिन जब प्लेन उड़ा तो उसी वक्त मौसम अचानक से खराब होना शुरू हो गया और फिर प्लेन क्रैश हो गया तो चाचा भी चल बसे। फिर क्या था, 12 साल की अनीता का घर में रहना भारी हो गया। हर कोई आते जाते उसे बातें सुनाने लगा था कि अनीता काली जबान की है, मनहूस लड़की है, अपने चाचा को भी खा गई है। सब लोग अब उससे दूर दूर रहने लगे थे। हर कोई डरने लगा था कि कहीं अनीता अपनी जबान से कुछ निकाल न दे और वो पूरा न हो जाए। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि अनीता को घर से निकालकर मुर्गियों के दरबे के बराबर बने एक कच्चे छोटे से कमरे में डाल दिया गया, क्योंकि सबका मानना था कि मनहूस और बदकिस्मत लड़की से जितना दूर रहा जाए वही अच्छा है। अनीता अपने माँ बाप के सामने बहुत रोई, लेकिन उसके माँ बाप भी उसे मनहूस जानकर उससे दूर रहने लगे थे। और फिर अनीता की जिंदगी मुर्गियों के दरबे के बराबर में ही गुजरी। जब वो 18 साल की हुई तो उसकी शादी करने का सोचा गया कि वो अपने सर से इस बला को टाल सकें। और फिर जो पहला रिश्ता आया उसी के साथ अनीता की शादी कर दी गई, ये देखे बगैर कि रिश्ता किसका है, लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है। किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की थी। सबको बस यही चिंता थी कि जल्द से जल्द अनीता इस घर से दूर हो जाए ताकि अनीता का मनहूस साया उनके सरों से हट जाए। और फिर 18 साल की अनीता की 45 साल के आदमी से शादी कर दी गई। अनीता का पति एक ट्रक ड्राइवर था जिसका ज़्यादातर समय सफ़र में ही गुजरता था और वो पहले से शादीशुदा भी था, जिसके बारे में अनीता के घर वालों को नहीं बताया गया था। और अगर बता भी दिया जाता तो अनीता के घर वालों को इस बात से कोई समस्या न होती। अनीता ने बताया कि जब वो विदा होकर अपने ससुराल आई तो यहाँ उसका स्वागत मेरे पति की 15 साल की बेटी ने किया था, वो भी गाली गलौज और तानों के साथ। मेरी सौतेली बेटी जिसका नाम सोहा था, वो अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसे जो भी बन पड़ा उसने अनीता को तकलीफ दी थी। अनीता के पति ने 2 साल पहले ही शोभा की मां को तलाक दे दी थी और शोभा को अपने पास ही रोक लिया था। एक बार सोहा की नानी सोहा से मिलने के लिए आई तो अनीता ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। लेकिन जब वो जाने लगी तो अचानक से अनीता के मुंह से निकल गया कि जरा संभल कर जाइएगा, बाहर के हालात बहुत खराब हैं। और फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद खबर मिली कि सोहा की नानी को कोई गाड़ी टक्कर मार कर चली गई है और सोहा की नानी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। सोहा को तो जैसे आग ही लग गई थी। उसने गिलास उठाकर अनीता के सर पर दे मारा। सोहा को लगता था कि अनीता की वजह से उसकी नानी का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि अनीता ने अपनी काली जबान से मेरी नानी के बारे में ऐसे शब्द निकाले थे। नानी के मरने के बाद सोहा खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करना शुरू कर चुकी थी और अपना सारा गुस्सा अनीता पर निकालती थी। वो इस बात का जरा भी एहसास नहीं करती थी कि अनीता उससे बड़ी है, रिश्ते में उसकी माँ लगती है। दूसरी तरफ अनीता का पति भी अपनी बेटी के व्यवहार को देखकर भी अनजाना बन रहा था। वो कुछ भी नहीं बोलता था, बल्कि वो घर पर ज्यादा होता ही नहीं था। एक बार तो सोहा ने हद कर दी, उसने अनीता को जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनीता की किस्मत की वो बच गई थी। सोहा जब खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगती तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती और फिर अपना गुस्सा दूसरों पर निकालती थी। धीरे धीरे वो गलत राहों पर चल पड़ी थी। वो गली के एक लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। जब अनीता का पति घर पर नहीं होता तो वो उस लड़के को घर पर बुला लेती थी और उस रात भी उसने उसी लड़के को घर पर बुलाया हुआ था कि तभी अनीता का पति घर आ गया।
जब अनीता के पति ने उस लड़के को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और जब उसने सोहा से सवाल किया तो सोहा ने फौरन इल्जाम अनीता पर डाल दिया। और फिर क्या था, अनीता के पति ने अनीता को मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। कई दिन तक वो जख्मों के असर से बाहर नहीं निकल पाई थी। और फिर तो जैसे सोहा को मौका मिल गया था, वो आए दिन किसी न किसी लड़के को मिलने के लिए घर पर बुला लिया करती थी। और फिर जब सोहा के बाप को पता चल जाता तो इल्जाम अनीता पर डाल देती। अनीता मार खाते खाते अब थक गई थी। अनीता को एहसास था कि उसकी जबान से निकलने वाले तमाम शब्द पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसने खुद पर जुल्म करने वालों को कभी भी कोई बद्दुआ नहीं दी थी। लेकिन जब उसके पति का जुल्म उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसने रोते हुए प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे इस जुल्म से छुटकारा दिला दे। और फिर दूसरे ही दिन खबर मिली कि उसके पति का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और फिर उसका पति बुरी तरह जख्मी हुआ था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। सोहा अपने बाप की मौत पर बहुत उदास थी, लेकिन अनीता को जरा भी गम नहीं था, बल्कि वो खुद को बहुत ही सुकून का महसूस कर रही थी। और जैसे ही उसके पति को मरे कुछ दिन हुए वो घर से निकल आई, लेकिन अब उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके घर वालों ने भी उसके ऊपर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। वो फिर इस तरह अनाथ आश्रम में चली गई। अनीता को लगा कि अनाथ आश्रम में उसे रहने के लिए जगह और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वहाँ भी उसे सुरक्षा न मिली। वहाँ पर तो इज्जतों के लुटेरे मिले थे। अनाथ आश्रम में स्टाफ में 2-4 औरतें थीं जो मिलकर खूबसूरत लड़कियों के शरीर का कारोबार करती थीं। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाकर अनीता वहाँ से निकली और अपने माँ बाप के घर चली गई, जहाँ के दरवाजे उस पर बंद थे। लेकिन वो मिन्नतें करके वहाँ रह सकती थी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक यही जगह थी जहाँ उसकी इज्जत सुरक्षित थी। अनीता जब घर को वापस आई तो सबने मुंह बना लिए और उसे फौरन घर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन अनीता के पास जाने का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर के बाद उस पर दया करते हुए उसे उसी पुराने से कच्चे कमरे में रहने की इजाज़त मिल गई थी। अनीता इतनी सी दया मिलने पर ही खुश हो गई थी और वो वहाँ रहने लगी, लेकिन शायद उसकी रोजी रोटी के दिन वहाँ कम ही थे। अनीता की ताया की बेटी की शादी थी और अनीता भी तैयारियों में मदद करवा रही थी। अनीता की ताई बारात में आने वाले लोगों के लिए तैयारियां कर रही थीं और बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची भी उसमें शामिल थी, जिस पर अनीता के मुंह से निकल गया कि ताई इतनी फिजूल खर्ची ना करें, क्या पता बारात आए कि ना आए। ये कहना था कि ताई ने उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी कि अपने शब्द वापस लो, नहीं तो जान से मार दूंगी। अनीता के मुंह से तो अचानक निकला था। अनीता रोती हुई अपने कमरे में आ गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन बाद बारात आनी थी, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि बारात वाले दिन ही लड़के को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वो मर गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अनीता को धक्के मारकर उस घर से निकाल दिया गया। अब अनीता के पास रहने के लिए छत नहीं थी, जीने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। उसने मरने के बारे में सोचा और मरने के लिए वो रेलवे स्टेशन की तरफ चली आई, जहाँ उसे एक औरत मिली। उस औरत का नाम सरला था। सरला आंटी अकेली रहती थीं। उनके 2 लड़के थे जो कि शादी करके अपने अपने घरों में अलग रहते थे और अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनको अनीता की सूरत में एक साथी मिल गया था, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकती थीं। सो वो उसे अपने घर ले गईं और अपनी बेटी बनाकर रख लिया। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि अनीता की जबान काली है, उसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा हो जाता है। अनीता सरला आंटी के साथ ही रहने लगी। जब एक दिन सरला आंटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि अनीता ने आस पड़ोस की 2-3 औरतों को अपने पास बुलाया और सरला आंटी को अस्पताल ले जाने की बात कही। लेकिन एक पड़ोसन ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सरला की हालत ऐसी है कि अब वो बच नहीं सकती। उसी वक्त अनीता भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने कहा, भगवान सरला आंटी को ठीक कर दो, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। और फिर अनीता की प्रार्थना स्वीकार हो गई। उसके मुंह से निकलने वाले ये शब्द भी सच साबित हुए थे। सरला, जो कि बिल्कुल मर चुकी थी, उसकी कोई सांस ही बाकी रह गई थी, वो एकदम से ठीक हो गई। और फिर क्या था, आए दिन औरतें अनीता के पास अपने अपने दुखों की प्रार्थनाएं करवाने आने लगी थीं। वो अनीता को भगवान की बच्ची मानने लगी थीं। उनका मानना था कि अनीता बहुत ही पवित्र और भगवान के करीब है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है। अनीता को ये बात पसंद नहीं थी कि औरतें उससे इस तरीके से प्रार्थनाएं करवाने आएं। और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सरला आंटी का घर एक आश्रम टाइप का बन गया था। हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सरला आंटी और अनीता को अब इन चीज़ों से उलझन होने लगी थी। सो अनीता ने सरला आंटी से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, कहीं और रहेंगे। और फिर सरला आंटी भी इन चीज़ों से परेशान थीं, इसलिए वो अनीता के साथ सामान बांधकर अपने बेटे के घर आ गईं। लेकिन वहाँ भी अनीता के किस्से फैलने लगे थे। सरला की बहू लालची थी।
उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को अनीता के पास आकर अपनी प्रार्थनाएं पूरी करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया और फिर बदले में पैसे लेने इकट्ठे कर दिए। उनकी बहू को इन चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था, लेकिन सरला आंटी और अनीता ये सब नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार अपने बेटों को मना किया, लेकिन उन्हें भी अब पैसे की लत लग चुकी थी, तो वो सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सिलसिला चलता रहा और एक दिन सरला आंटी का भी देहांत हो गया। अपने बेटे के घर आने के कोई 2 बरस के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह भगवान को प्यारी हो गई थीं। अब अनीता ने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। सरला आंटी की बहू अनीता को कहीं जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन अनीता इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी। एक दिन मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग गई। उसके पास कुछ पैसे जमा थे, जिसकी मदद से उसने गर्ल्स हॉस्टल में अपने रहने का इंतजाम किया और वहीं की पास की एक कोठी में सफाई का काम करने लगी, जिससे कि उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि वो अपना खर्चा खुद उठा लेती थी। और फिर उसे सिलाई सेंटर का किसी ने बताया, जहाँ फ्री में लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती थी। तो अनीता ने सोचा कि क्यों ना सिलाई सीखकर अपना कुछ काम शुरू किया जाए और अपनी ज़िंदगी को संवारा जाए, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी। अनीता की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। मैंने और अनीता ने सिलाई सीख ली थी, इसलिए हम अपने अपने घर आ गए थे और अब सिलाई सेंटर नहीं जाते थे। लेकिन मेरा जी चाहता था कि मैं अनीता से खूब सारी बातें करूं, हमेशा उसे अपने पास रखूं। और फिर मैंने सोचा क्यों ना अनीता की शादी कार्तिक से करवा दूं। कार्तिक भाई भी किसी ऐसी ही लड़की की तलाश में थे जो कि एक बहुत ही सच्चे दिल की लड़की हो, और जितना मैं अनीता को जानती थी वो बहुत ही नेक और सच्चे दिल की लड़की थी। मैंने कार्तिक भाई से कहा तो कार्तिक भाई ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब शादी नाम से मेरा विश्वास उठ चुका है, मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने बहुत जिद की तो वो मान गए और इस तरह अनीता दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अनीता ने थोड़े ही दिनों में कार्तिक भाई का दिल जीत लिया था और खानदान भर में भी उनकी खुश अखलाकी के चर्चे होने लगे थे। सब कार्तिक भाई की किस्मत पर हैरत जदा थे कि उन्हें अनीता जैसी इतनी पाक, साफ और धार्मिक लड़की मिली थी। दूसरी तरफ चाची और सोनिया को जैसे आग लग गई थी और अनीता की जानकारी इकट्ठी करके उन्होंने थोड़े ही अरसे में खानदान में ये बात मशहूर कर दी कि अनीता जो भी बात कहती है वो पूरी हो जाती है। अब बहाने बहाने से खानदान की कोई ना कोई औरत अनीता के पास आ जाती और उसे अपनी अपनी औलाद के बारे में या फिर अपने बारे में ऐसी प्रार्थनाएं करवाती कि हमारा भला हो जाए। अनीता को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कि जो भी कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। दिन यूं ही गुजरने लगे। औरतों ने भी अब आना बंद कर दिया, क्योंकि अनीता किसी भी औरत के लिए कोई दुआ नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने आना बंद कर दिया था। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। अनीता मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं अनीता का ख्याल रखती। अनीता ने कभी मुझे अपनी ननद नहीं समझा था और फिर समय पर लगाकर उड़ता चला गया। अनीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों जुड़वा थे, एक लड़का और एक लड़की। कार्तिक भाई तो बहुत खुश थे, उनकी जिंदगी तो स्वर्ग बन गई थी। बच्चे 2 साल के हो गए थे और मुझे बुआ कहने लगे थे। मैं भी खुश हो जाती जब वो अपनी तोतली जबान में मुझे बुआ कहते। और फिर अनीता दूसरी बार उम्मीद से हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। इस बार वो थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती। कार्तिक भी इग्नोर कर दिया करता कि कोई बात नहीं, इस कंडीशन में आकर औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं। वो मुझे भी समझाता कि अनीता की बात मान लिया करो, जब डिलीवरी हो जाएगी तो अनीता पहले जैसी खुश मिजाज हो जाएगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने मेरे होश उड़ा दिए और मेरे दिल में एक डर बिठा दिया था कि कहीं सच में मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसा कि अनीता के मुंह से निकला है। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन बड़े भाई और भाभी हमारे घर आए थे। मैं उनके लिए चाय बना रही थी और साथ में पकौड़े भी तल रही थी। जब अनीता किचन में आई, वो मेरी मदद करवाने के लिए किचन में आई थी, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मैंने उसे मना कर दिया। वो मेरे पास खड़ी होकर बातें करने लगी। हम दोनों ही बातें कर रहे थे और साथ ही साथ मैं पकौड़े भी तल रही थी। जब मैंने पकौड़े खौलते हुए तेल में डाले तो तेल उछलकर अनीता के हाथ पर जाकर गिर गया। अनीता का हाथ बुरी तरह जल गया था। तो एकदम से उसने मुझे श्राप दे दिया कि भगवान करे तुम्हारे 10-10 पति हों। मैं ये सुनते ही एकदम से डर गई थी और ये सब कहने के बाद अनीता ने खुद ही अपने मुंह को हाथ लगा लिया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत ही बुरे शब्द अपने मुंह से निकाल दिए हैं। वो बाद में मुझसे माफ़ी भी मांगने लगी। मैंने कहा कि इस बात को दिल से हटा दो, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं थी जो अनीता की कही हुई बातों को मनहूस समझकर उससे नाराज होती। कुछ ही दिन गुजरे तो मेरे लिए बड़ी भाभी और भाई एक रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता काफ़ी अच्छा था, इसलिए सब भाइयों ने छानबीन करने के बाद हाँ कर दी। मैं भी खुश थी कि चलो सालों बाद ही सही ज़िंदगी में कुछ नया तो आएगा। अपने घर में रहूंगी और अपना परिवार संभालूंगी। अन्ना भी अब शादी कर चुका था और एक बच्चे का बाप था। फिर मैं क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करती। हम सब इस रिश्ते के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि लड़का और उसका ख़ानदान बहुत ही अच्छा था।
लेकिन अनीता अब हर समय खोई खोई और परेशान सी रहती थी। मैंने कई बार अनीता से उसकी परेशानी की वजह पूछी, लेकिन अनीता ने बात को टाल दिया। मैं जानती थी कि अनीता अपनी कही हुई बात की वजह से परेशान है, इसलिए मैंने कई बार अनीता को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम परेशान ना हो और ना ही खुद को इस बात का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करो। दिन यूं ही गुजरते गए और वो दिन भी आ गया कि मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा था और वहाँ बहुत सारे लोग थे। बहुत ज़्यादा रस्में होने के बाद रात को मुझे मेरे कमरे में भेजा गया, लेकिन जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर भेजा गया तो मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि अंदर एक नहीं बल्कि 10 शेरवानी वाले दूल्हा खड़े थे। मेरे दिमाग में फ़ौरन अनीता की कही हुई बद्दुआ आने लगी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सच में मेरी किस्मत में एक नहीं बल्कि 10 पति लिखे थे। और इससे पहले मैं कुछ समझकर दरवाज़ा खोलकर भागती कि दरवाज़ा जल्दी से लॉक हो गया था और उन 10 दूल्हों ने अपने चेहरे से सेहरा हटाया। मैंने शादी के समय अपने दूल्हा को नहीं देखा था और मैं नहीं जानती थी कि उनमें से मेरा दूल्हा कौन सा है। शायद उनका कोई खेल था जिससे कि मैं अपने दूल्हा को पहचान सकूं। लेकिन असल कयामत तो मेरे सर पर तब टूटी जब वो 10 के 10 मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने फौरन भागकर दरवाज़ा खोला, जो एक ही क्लिक पर खुल गया था। सामने ही मेरी बड़ी ननद खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बड़ी सी चादर थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं फौरन भागकर उसके गले लग गई और बताया कि अंदर 10 लोग हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। मुझे उसकी हंसी कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कान में कुछ ऐसा कहा। ननद की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल रही है, क्योंकि मेरी ननद ने बताया कि उनके ख़ानदान की ये रस्म है कि शादी के बाद दुल्हन अपने पति से मिलने से पहले अपने सारे देवरों के साथ पूरी रात बिताती है। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं किसी दूसरे कमरे में थी। मैं एकदम से डरकर उठकर बैठ गई। मुझे अनीता की बात याद आई कि कैसे उसने मुझे बदुआ दी थी और उसकी बदुआ पूरी हो गई थी। मुझे पहली बार यकीन आया कि सच में अनीता की ज़बान काली है। वो जो भी कहती है वो पूरा हो जाता है। इसलिए तभी तो लोग उससे दूर दूर भागते थे। और उस समय अनीता के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो गई थी। मैं कमरे से निकलने लगी, तभी बाथरूम से एक लड़की निकली। वो मेरी छोटी ननद थी। उसे मैंने अपनी शादी पर देखा था। उसने मुझे देखते ही मुझे रोक लिया और जल्दी से शोर करने लगी कि भाभी को होश आ गया है। वो सबको मेरे होश में आने के लिए बताने के लिए कमरे से निकल गई। मैंने एक फैसला लिया और पिछली तरफ जो खिड़की खुलती थी उसमें से दुपट्टा नीचे करके दुपट्टे के सहारे नीचे उतर गई। ये घर बहुत बड़ा था, इसलिए गेट पर 2-3 चौकीदार मौजूद थे। मैं उनकी मौजूदगी में बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन मुझे खुद को बचाना भी था। इसलिए उसी समय मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं करने की कोशिश करने लगी। मेरी नज़र थोड़ी दूर सर्वेंट क्वार्टर के साथ बने एक छोटे से कमरे पर पड़ी थी। मैं भागते हुई वहां चली गई और उस कमरे के अंदर जाकर छुप गई। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे वहाँ छुपना ज़रूरी था। भागते समय मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई थी, वरना मैं भाई को फ़ोन कर देती। और अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था ताकि मैं किसी न किसी तरह यहाँ से निकलने का आइडिया लगा सकूँ। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे बाहर से आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें कुछ जानी पहचानी सी थीं और जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला ये तो अनीता की आवाज़ है। अनीता मुझे आवाज़ें देती हुई इधर उधर घूम रही थी। शायद वो भी सबके साथ मुझे ढूंढ रही थी। अनीता की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ। मैं फ़ौरन से अंधेरे कमरे से बाहर निकली और दौड़कर अनीता के गले लग गई। अनीता के पीछे पीछे सब लोग भी आ गए थे। मुझे देखकर जैसे सबने सुकून का सांस लिया। अनीता के साथ मेरे कार्तिक भाई और सब भाई मौजूद थे। मैं जल्दी से कार्तिक भाई के पास गई और उन्हें सब बताने लगी, जो कुछ भी मेरी ननद ने कहा था। मैंने जैसे ही सारी बात कार्तिक भाई को बताई तो वो सब हंसने लगे और उनके साथ अनीता और भाई भी हंसने लगे। मुझे उनकी हंसी से अब डर लगने लगा था। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि अनीता और ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही अनीता की बात सुनी तो मैं ठंडी पड़ गई, क्योंकि अनीता ने मुझे बताया कि जिस जगह तुम्हारी शादी हुई है उस जगह तुम्हारे 9 देवर हैं और वो सब तुम्हारे साथ एक प्रैंक करना चाहते थे। इसलिए सबने तुम्हारे पति जैसे कपड़े बनवाए और वैसा ही सेहरा बांध लिया। ये उनका प्लान था कि वो आपको तंग करेंगे और कहेंगे तुम्हें इन 10 में से अपने पति को पहचानना है। लेकिन ऊपर से रही सही कसर तुम्हारी ननद ने पूरी कर दी कि उनके खानदान में पति से पहले देवरों के साथ सुहागरात मनाई जाती है। ये सब उनका मजाक था जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। इस मजाक में घर के सभी लोग शामिल थे। जैसे ही तुम गायब हुई तो सब लोगों को हालात की संगीनी का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ोन करके हम सबको बुला लिया।
जब सारी सच्चाई मुझे पता चली तो मेरा खून खौल उठा। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बेहुदा मजाक किया था, जिसका असर अगर मेरे दिमाग पर हो जाता तो मैं पागल हो जाती। मेरी हालत को देखते हुए सबने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर अनीता मुझे मेरे कमरे में ले गई। अनीता को मैंने बताया कि मुझे लगा कि तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। मेरी बात सुनकर अनीता मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ उन बद्दुआओं और दुआओं का बताया है जो कि पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थीं जो मेरे मुंह से निकलने के बाद भी पूरी नहीं होती थीं। जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का बस चलता है। भगवान जो भी चाहता है वही होता है, और जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी से होता है। किसी भी इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी जबान से कहकर भगवान की मर्जी को बदल सके। ये सब लोगों की कही हुई और दिमाग की बनाई हुई बातें होती हैं कि वो इंसान को मनहूस और काली जुबान का करार दे देता है। हाँ, दुआओं में बहुत ताकत होती है। जैसे ही मेरे मुंह से तुम्हारे लिए शब्द निकले थे तो मैं परेशान रहने लगी थी और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तुम्हारी खुशियों की भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। अनीता की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था। मैंने अनीता से माफ़ी मांगी तो उसने मेरा माथा चूमा और अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी और मुंह दिखाई में मुझे हीरे का सेट दिया। अपने पति की बाहों में समाते हुए अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था और बाकी की मेरी सारी ज़िंदगी उस बड़े किसे आलीशान महल में बहुत ही सुकून से गुजरी थी। जिस घर में मेरा पहला दिन बहुत ही डर के साथ शुरू हुआ था, बाकी मेरी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरी थी, क्योंकि वहाँ सब लोग ही बहुत अच्छे थे और मेरे सारे दुखों का ये फल था जो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा प्यार करने वाला पति दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के